हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ और उनके स्थल। तो देखो कल हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के स्थलों के बारे में पढ़ा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ क्या होती है ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। और इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो मैं एक बार आपको पिछली क्लास थोड़ी सी डिटेल्स बताती हूँ। देखो हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में मुख्य रूप से हम 3 स्थलों के 3 क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हमने पढ़ा था राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के अंतर्गत ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ होती है, जो क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने नंबर 2 में पढ़ा था कायथा मालवा संस्कृति। कायथा मालवा जो संस्कृति होती है वो मध्य भारत के अंदर या मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, कुछ राजस्थान का पूर्वी हिस्सा भी आता है, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी आते हैं, ये सारे क्षेत्र कायथा मालवा संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने नंबर 3 पे पढ़ा था जोरवे संस्कृति। तो मैंने आपको बताया था कि जोरवे संस्कृति जो होती है वो महाराष्ट्र या यूं कहें दक्षिणी भारत के जितने भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जोरवे संस्कृति कहा जाता है। तो हम उनको जोरवे संस्कृति के अंतर्गत हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो हमने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के बाद में हमने राजस्थान में बाकी अन्य क्षेत्रों को भी पढ़ा था, जैसे आहड़ संस्कृति के बारे में पढ़ा, गिलुंड संस्कृति के बारे में पढ़ा, ये राजस्थान में आते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश वाली संस्कृति कायथा के बारे में, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा देखो हमने जोरवे संस्कृति के काफ़ी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काफ़ी सारी संस्कृतियाँ सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें रह गई थी, तो उसके बारे में देखो आज हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम हमारे जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। देखो आपको पता ही है हम यूजीसी नेट का 2nd पेपर हिस्ट्री का हमारा कोर्स चल रहा है, लाइव मॉर्निंग में 11 बजे डेली हमारी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखो हम ये सारी चीज़ें पढ़ ही रहे थे। एक सेकंड रुकिए आप। एक मिनट, ये कल वाली स्लाइड आ रही है, एक सेकंड रुकिए आप। कल की स्लाइड आज वाली स्टार्ट करो। तो आज 27 तारीख है नहीं 28, आज 28, हाँ आज 27 तारीख। डेट कितनी है आज वाली स्लाइड? आज आप यहीं से न पढ़ाए थे, बीच में छोड़ दिए थे। हाँ, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाले उस कल वाले में ऐड कर दिया होगा ना। आप कल कंटेंट दिए थे सर को, हाँ पता नहीं, लेकिन यही दिख रहा है इसमें। ये हिस्ट्री देखो। अरे यार इसके से हो सकता है। अब ये 27 है ना, आज तो 27 तारीख है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो सर ने आपको बोला था आपकी क्लास है। मैंने यहाँ तक कि मैंने कल का भी सेंड किया था, सैटरडे को आने वाले दिन का भी मैंने कर दिया था। एक सेकेंड, देमाबाद। सही है। हाँ अब आई है। वो कल वाली पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ऑन करो। रुके एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ एक बार। अब रुकिए आप।
हेलो, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। देखिए, आज हम जो कल हमने जो क्लास ली थी उसकी जो बाकी बची हुई कुछ संस्कृतियों के स्थल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने कल राजस्थान वाले ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने मध्य प्रदेश या मालवा और कायथा वाली संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जोरवे संस्कृति के बारे में, दक्षिण भारत में जो स्थित है, ठीक है। तो देखो, दक्षिण भारत में जोरवे जो संस्कृति है, सम्मिलित रूप से महाराष्ट्र में जितनी भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ पाई जाती है उनके बारे में, तो उनको सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति कहा जाता है। तो आगे देखिए, हम उसमें पढ़ेंगे, पहला स्थल है देमाबाद, ठीक है। तो देमाबाद जो क्षेत्र है ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र देमाबाद माना जाता है, जिसका उत्खनन कार्य एस हाली के निर्देशन में किया गया था। कब किया गया था? 1976 से 1979 के मध्य किया गया था, ठीक है। ये कल भी हमने बताया था आपको। प्रवरा नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हमें देखो, ये जोरवे संस्कृति से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? बटन के आकार की 2 सील लगाने की मुहर हमें प्राप्त हुई है, और बाजरे के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं 3 प्रकार के अलग अलग प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं और अग्नि वेदिकाएं और मनके बनाने का स्थान, और इसके अलावा घोड़ा गाड़ी के चित्रयुक्त बेलनाकार मोहर हमें प्राप्त हुई थी। इस चीज़ की ये जो स्लाइड है इसकी हमने कल भी चर्चा की थी। इसके अलावा आगे देखो, देमाबाद से हमें मानव शिशु रोग के स्कर्वी रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब सबसे प्राचीनतम स्कर्वी रोग के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? देमाबाद से। और यहाँ से लिंग पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और बलि प्रथा के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके आगे ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। ये जो देमाबाद से 3 प्रकार के समाधान की प्रणाली हमें प्राप्त होती है, ठीक है। कब्रों में समाधान, ठीक है। दाह संस्कार के बाद में अस्थियों को कलश में रखकर किया जाने वाला समाधान। इसके अलावा आंशिक या प्रतीकात्मक समाधान, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से हमें एक ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक तरफ देवता का चित्र है, जो उसके चारों तरफ पशु घिरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आसपास चारों तरफ पशु है, जिसको शिव जी की तुलना की गई है, जिसकी कि माना जाता है कि शायद ये आद्य देव शिव जी रहे होंगे, पाशुपति शिव रहे होंगे। इसके अलावा गणेश जी पूजा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से कांस्य निर्मित मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। देखो, बैलों से जुड़ा हुआ रथ, ठीक है, हाथी, घोड़े, गेंडे, भैंस आदि की मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद में देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट स्थल है इनाम गांव, ठीक है। हम इनाम गांव वाले स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, महाराष्ट्र के सभी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से संबंधित स्थलों में इनाम गांव में सबसे विस्तृत उत्खनन कार्य किया गया। सबसे ज़्यादा टाइम तक उत्खनन कार्य किया गया 1968 से लेके 1983 तक सबसे ज़्यादा समय तक उत्खनन कार्य किसका किया गया? इनाम गांव का, ठीक है। इसमें हम देखें इनाम गांव कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनाम गांव पुणे महाराष्ट्र में मीमा नदी है, इसकी सहायक नदी, मीमा नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है घोड़ की घाट, ठीक है। एक नदी है, इसकी सहायक नदी, यहाँ पर ये स्थित है इमाम गांव, ठीक है। अब इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्खनन कार्य किया गया M.K. धावलीकर, S.D. सांकलिया और Z.D. अंसारी के नेतृत्व में 1968 में इमाम गांव नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल का उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। देखो, 1968 से लेकर 1983 तक किया गया सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा समय तक किया गया उत्खनन कार्य। आगे देखो, यह एक ऐसा स्थल है, इमाम गांव एक ऐसा स्थल है जिसके चारों तरफ किलेबंदी की हुई है, ठीक है।
चारों तरफ किलेबंदी की दीवार बनी हुई है चारों तरफ से, मतलब सुरक्षा के लिए कि जैसे मान लिया ये शहर है, ठीक है, इसके चारों तरफ किलेबंदी की गई है, प्राचीर बनाई गई है, दीवार बनाई गई है, ठीक है। तो इनाम गांव से हमें किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनाम गांव में हमें 2 प्रकार की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो कौन कौन सी बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें 2 प्रकार की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक बस्ती तो आती है वृत्ताकार, ठीक है, जो वृत्ताकार आकार में बसी हुई थी। इसके अलावा नंबर 2 की बात करें, एक बस्ती आती है आयताकार, ठीक है। एक बस्ती की बसावट वृत्ताकार आकार में थी, एक बस्ती की बसावट कैसी थी, आयताकार, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहां से वृत्ताकार आकार की जो बस्तियां थी, जिसमें किस किस प्रकार के किस किस कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति निवास करते थे उसमें, तो देखो जो वृत्ताकार घरों या वृत्ताकार प्रकार की जो बस्तियां थी, वहां पर कुम्हार जाति के, कर्मकार मतलब ये सारे कार्य करने वाले, ठीक है, लोहार, चूना निर्माण करने वाले, शिल्पकार, मकान निर्माण करने वाले, मतलब कर्म करने वाले, इस तरीके के सारे लोग इस वृत्ताकार बस्तियों में निवास करते थे। आ गया समझ में? सिंपल सी बात है। वृत्ताकार घरों में, वृत्ताकार बस्तियों में किस प्रकार के लोग रहते थे? कुम्हार, कर्मकार, लोहार, चूना निर्माण करने वाले, इस तरीके के व्यक्ति, इनके निवास स्थल कहाँ पर थे? वृत्ताकार बस्तियों में, ठीक है। अगर हम दूसरे प्रकार की बस्तियों की बात करें, आयताकार प्रकार की बस्तियों की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि आयताकार प्रकार की जो बस्तियां थी, इनमें कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे, श्रेष्ठ वर्ग के लोग निवास करते थे, जिनका जीवन थोड़ा अच्छे तरीके का था, ठीक है। अब इसमें देखो, आयताकार घरों में, आयताकार बस्तियों में कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग इसमें निवास किया करते थे, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहां से 5 कमरों वाला भवन भी प्राप्त हुआ है, और इमाम गांव से तो 5 कमरों वाला जो भवन हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ से संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है कि गांव के मुखिया का घर रहा होगा, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा मकान प्राप्त हुआ है, तो ऐसा ही लगता है ना कि ये सबसे विशिष्ट, सबसे स्पेशल व्यक्ति का घर रहा होगा। तो उस भवन को देख के कैसा लगता है कि ये शायद गांव के मुखिया का भवन रहा होगा। इसके पास में ही एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से? इस 5 कमरों वाला बड़ा भवन प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। माना जाता है कि ये शायद किसी मुखिया का घर रहा होगा, ठीक है। इसके आगे देखो तो उसी भवन में हमें देखो क्या चीज प्राप्त हुई है। उस भवन में हमें प्राप्त होता है कि जमीन के अंदर एक सीढ़ीदार, ठीक है, समाधान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां देखो जो 5 कमरों वाला भवन हमें प्राप्त हुआ है, बड़ा सा विशाल भवन प्रकार का विशाल भवन हमें प्राप्त हुआ है, उसमें मकान के अंदर, जमीन के अंदर फर्श में सीढ़ियाँदार, तलघर में सीढ़ियाँ लगी हुई थी। नीचे हमें यहाँ पर ऐसा समाधान, मतलब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को दफनाया गया होगा, उनकी समाधि स्थल बनाए गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ प्राप्त होती है? इनाम गाँव में। इसके अलावा यहाँ स्कर्वी रोग से पीड़ित बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ से साक्ष्य, यहाँ से भी स्कर्वी रोग के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो इमाम गांव से बांध के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, मतलब जल संग्रहण, ठीक है। बांध के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पत्थरों से बने हुए और सिंचाई के लिए नहरों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इनाम गांव से। इनाम गांव एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन
जल प्रबंधन के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? इमाम गांव से। ठीक है, आगे देखिए, नहरों के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो इमाम गांव से हमें एक ऐसी मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, ऐसी मिट्टियाँ प्राप्त हुई है बिना सिर वाली। ठीक है, हो सकता है कि निर्माण करने के बाद में वो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हो, टूट गई हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन हमें यहाँ से मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है बिना सिर वाली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अग्नि कुंड के साक्ष्यों के अलावा अर्ध गोलाकार चूल्हे प्राप्त हुए हैं। खाना बनाने के लिए चूल्हों के प्रयोग किया जाता होगा, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई है। इसके आगे हम देखें, इमाम गांव से हमें पत्थर व ताम्र दोनों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर शंख और हाथी दांत और सोने से निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। देखो इन लोगों ने कितनी प्रोग्रेस कर ली थी। यहाँ पर शंख से निर्मित आभूषण, हाथी दांत से निर्मित आभूषण और सोने से निर्मित आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब वही बात आ गई कि यहाँ पर इस काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में सोने जो धातु इसका कोई प्रयोग नहीं होता था, लेकिन स्थल तो वही है। यहाँ पर पुराने प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये जो सोने की निर्मित जो वस्तुएं हैं, आभूषण हैं, ये बाद के परवर्ती काल की साक्ष्य हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, हम अगर अन्य स्थल की बात करें, इमाम गांव के अलावा अगला स्थल है नेवासा। ठीक है, नेवासा से हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ से रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ये रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करने लग गए होंगे शायद। ठीक है, तो यहाँ से रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और इसके अलावा देखो क्या चीज़ प्राप्त होती है? कछुए की आकृति का शंख से बना ताबीज हमें बहाल प्रकाश नामक स्थल से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कछुए की आकृति का शंख से निर्मित ताबीज, से बना शंख से बना हुआ है। आकृति कैसी है? कछुए की। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बहाल प्रकाश नामक स्थल से प्राप्त होता है। ठीक है, अरे आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम ये ऐसी अजीब अजीब उटपटांग चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं, हमने दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बारे में पढ़ा। अब इनके अलावा कुछ अन्य स्थल है जिनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, हम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी, यूपी से भी, है ना। उनमें देखो नरहन, राजघाट, खेराडी है। ठीक है, राजा कर्ण का टीला, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, राजा कर्ण का टीला नामक स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इमलीडी है, आदि प्रमुख स्थल है। ये उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश के इन स्थानों को तांबे की आपूर्ति कहाँ से की जाती थी? बिहार में स्थित राखा की खाने, नाम क्या है? राखा की खाने। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृतियों को तांबे की आपूर्ति की जाती थी। मतलब तांबा ये लोग आयात करते थे, कहाँ से? बिहार से। ठीक है, बिहार में कहाँ से? राखा की खानों से। ओके, अब देखो, नरहन से हमें क्या चीज़ प्राप्त हुई है? नरहन से हमें
3 प्रकार के गेहूं के साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा जो हमें प्राप्त हुए हैं जो 6 धारीदार, किस प्रकार के जो हमें प्राप्त हुए जिसके 6 धारियां थी, ठीक है। इस तरीके का जौ की आकृति, मतलब 6 धारियों वाले जौ की हमें आकृति वाले 6 धारियों वाले प्रकार, इस प्रकार का जौ की हमें यहाँ पर किस्म प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा अलसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कटहल के बीज हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और वानस्पतिक अवशेषों, मतलब जो नरहन जो क्षेत्र है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, यहाँ पर हमें वानस्पतिक प्रमाण ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, वानस्पतिक साक्ष्य हमें ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ से 6 धारीदार जो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा देखो वानस्पतिक अवशेष ज़्यादा हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और यहाँ से इस चीज़ में, इसको ध्यान में रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नरहन वाले जो क्षेत्र है इसको तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी, बिहार की राखा की खानों से, ठीक है। इसके आगे हम देखें तो देखो शीशवालदा नामक स्थल है, शीशवालदा नामक जो स्थल है, यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ हैं जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में तापी नदी घाटी में स्थित है। शीशवालदा नामक स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है शीशवालदा नामक, ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में तापी नदी घाटी के अंदर स्थित है, ठीक है। ये पश्चिमी दक्कन की, दक्षिणी भारत की पश्चिमी दक्षिण की सर्वाधिक, महाराष्ट्र में तापी नदी घाटी में ये दक्कन की प्राचीनतम कृषक संस्कृति थी। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, दक्षिण भारत की प्राचीनतम कृषक संस्कृति कौन सी थी, शीशवालदा, ठीक है। इसके आगे देखो साक्ष्य कितने पुराने हैं, 3000 ईसा पूर्व, 3000 बीसी, 3000, ठीक है, ईसा पूर्व, इतने प्राचीनतम कृषि के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके आगे देखो देमाबाद से सावलदा संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। देमाबाद से सावलदा संस्कृति जो प्राचीनतम संस्कृति थी, वहाँ से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, सावलदा प्राचीनतम संस्कृति से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के, इनके बीच में जितने भी साक्ष्य, जितनी भी संस्कृतियाँ, जितनी भी सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, उन सब के साक्ष्य देमाबाद से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो चलो देखो, हमने ये संस्कृतियां पढ़ी, ताम्रपाषाण कालीन सारी संस्कृतियों के स्थलों के बारे में हमने चर्चा कर ली। हम एक बार में 1 मिनट के अंदर वापस से रिवाइज कर देती हूँ। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ, नंबर फर्स्ट हम इनको पढ़ते हैं गणेश्वर जोधपुर सभ्यता के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें आहड़ गिलुंड आदि संस्कृतियाँ पढ़ते हैं हम, ठीक है। अगर हम मालवा और कायथा संस्कृति के बारे में बात करें मध्य भारत के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम मध्य भारत में पढ़ते हैं। मालवा और कायथा संस्कृति के जो भी जितने भी स्थल हैं वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल आ गए। नंबर 3 में बात करूँ जौरवे संस्कृति, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं जौरवे संस्कृति के अंतर्गत, ठीक है। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से इन तीनों जो क्षेत्र है, जो मुख्य मुख्य नाम है, ये अपने अपने स्थल पे ये संस्कृतियों का मुख्य स्थल माने जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के नाम पर उनके आसपास की सारी संस्कृतियों को पढ़ा जाता है। तो ऐसे करके हमारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आज समाप्त हुई, ठीक है। अब हम आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ, ठीक है। महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ पढ़ेंगे हम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताऊं टॉपिक के बारे में कि महापाषाण संस्कृति क्या है, किसे कहते हैं,
ये हम क्यों पढ़ते हैं? तो महापाषाण कालीन जो संस्कृति है इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें मेगालिथिक एज, मेगालिथिक कल्चर, महापाषाण काल, मेगालिथिक एज, महापाषाण कालीन संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। तो देखो मेगालिथिक जो कल्चर है इसमें ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी चीज़ है जो समाधान प्रणाली से संबंधित है, मनुष्य के, व्यक्तियों के समाधान प्रणाली से संबंधित ये संस्कृति है। इसमें क्या होता था? मनुष्य के समाधान करने की अलग अलग प्रणालियों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, किस तरीके से मनुष्य अपने परिजनों का समाधान किस किस प्रकार से किया करते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है हम देखें कि महापाषाण संस्कृति है वो मनुष्य के समाधान प्रणाली से जुड़ी हुई एक संस्कृति है। ठीक है, महापाषाण शब्द की बारे में हम देखें कि शब्द कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो महापाषाण शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है उससे मिलकर बनी है। तो उस शब्द का, ग्रीक भाषा का शब्द है, उसके अगर हम टुकड़े करें तो इसमें देखो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? मेगालिथिक एज। ठीक है, तो मेगालिथिक जो वर्ड है अगर हम इसके टुकड़े करें अलग अलग तरीके से तो देखो नंबर फर्स्ट जो शब्द हुआ वो है मेगास। ठीक है, एक हुआ मेगास और जो नंबर सेकंड है वो हुआ लिथोस, मेगास लिथोस। ठीक है, मेगालिथिक इट मीन्स मेगास प्लस लिथोस। ठीक है, इसके टुकड़े समझ में आ गए। अब आगे हम देखेंगे कि इसका क्या क्या मतलब है। मेगास का मतलब क्या है, लिथोस का मतलब क्या है, इन दोनों को मिला के मेगालिथिक शब्द बनता है। मेगालिथिक शब्द का होता है मतलब होता है महापाषाण। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ। ठीक है, आगे देखो मेगास का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ठीक है, मेगास का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, आगे समझ में। मेगास का अर्थ क्या होता है? बड़ा, और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। समझ में आ गया? बड़ा, पत्थर या महापाषाण। सिंपल सी बात है। मेगास का मतलब बड़ा, लिथोस का मतलब पत्थर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर, अर्थात बड़े पत्थरों वाली संस्कृति जो शवों को, बड़ों पत्थरों वाली, महापाषाण वाली संस्कृति जिसमें शवों को दफनाने के बाद में बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक है, शवों को दफनाने के बाद में बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? महापाषाण कालीन संस्कृति। आगे देखो शव देखो बड़े बड़े पत्थरों से घिरे होते थे। ठीक है, मतलब मनुष्य के शवों को दफनाने के बाद में उनको बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। उसको क्या कहा जाता है? महापाषाण कालीन संस्कृति। आगे देखो जिस जिस स्थान पर इस प्रकार की प्रणालियां प्राप्त हुई है, समाधान की प्रणालियां प्राप्त हुई है, हम उन स्थानों को महापाषाण कालीन स्थल कहते हैं। ठीक है, महापाषाण कालीन स्थल किसे कहते हैं? जिन जिन स्थानों पर इस प्रकार की समाधान प्रणालियां प्राप्त हुई है उसको हम क्या कहते हैं? महापाषाण कालीन स्थल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये वो देखो कब्र या समाधि हमें प्राप्त हुई उसको महापाषाण कालीन स्थल कहते हैं। इसके आगे सभी महापाषाण कालीन संस्कृतियों को समय व कार्यक्रम, इनका जो कार्यकाल है वो समान रूप से नहीं है। सभी महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ, जितनी भी महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ हमें प्राप्त हुई है अलग अलग स्थलों से, अलग अलग क्षेत्रों से, तो सभी का निर्धारण समय एक जैसा नहीं है। ठीक है, कोई पहले है कोई बाद में है, सभी के कालों में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए मतलब एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि हिमालय क्षेत्र में स्थित बुर्ज होम गुफाग्राल क्षेत्र में जो महापाषाण कालीन
महापाषाण काल का प्रारंभ कब होता है? नवपाषाण काल के तुरंत बाद में हो जाता है। उत्तरी भारत में कश्मीर में बुर्जहोम गुफा कराल नामक जो क्षेत्र है, यहाँ पर महापाषाण काल है, इसकी शुरुआत कब हो जाती है? सीधे ही नवपाषाण काल के तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन हम देखें कि मध्य भारत के महापाषाण काल में, मध्य भारत का महापाषाण काल है, उसकी शुरुआत कब होती है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के पश्चात। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्तरी भारत की ताम्रपाषाण कालीन, ये महापाषाण कालीन संस्कृतियाँ पहले की है, पहले शुरू हो गई, जबकि दक्षिण भारत में या ये मध्य भारत में महापाषाण कालीन संस्कृति है, इसकी शुरुआत बाद में मानी हुई है। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृतियों की बात करें तो ये वैदिक काल के समानांतर पाई गई है। मतलब ये वैदिक काल के आसपास, जब सिंधु घाटी सभ्यता भी लगभग समाप्त हो गई थी, वैदिक काल प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो तीनों क्षेत्रों की हमने बात कर ली। उत्तरी भारत में महापाषाण कालीन संस्कृतियों की शुरुआत कब मानी जाती है? नवपाषाण काल के डायरेक्ट बाद में, जस्ट नवपाषाण काल खत्म होता है, महापाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। मध्य भारत में नवपाषाण काल की मध्य भारत में महापाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? ताम्रपाषाण काल की समाप्ति के बाद। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में महापाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? वैदिक सभ्यता के समानांतर, यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने के कगार पे होती है और वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, तब इसमें महापाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई? अंतर समझ में आ गया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि महापाषाण कालीन सभी संस्कृतियों का कालक्रम एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब देखो दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां हैं, वहां देखो क्या होता है, दक्षिण भारत में ताम्र संस्कृतियों के बाद में ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके स्थान पर महापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति का विकास नहीं हुआ, दक्षिण भारत में कांस्य युगीन संस्कृति का उद्भव नहीं हुआ। वहां पर कांस्य युगीन संस्कृति की जगह क्या स्टार्ट होता है? महापाषाण काल शुरुआत हो जाती है महापाषाण काल की। अब देखो महापाषाण कालीन संस्कृति का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी यानी पहली ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, महापाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं, इनका कालक्रम कितना माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखें तो देखो हम महापाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महापाषाण कालीन संस्कृतियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो महापाषाण कालीन संस्कृतियां में लोग धातु का विशुद्ध मात्रा में प्रयोग किया करते हैं, मतलब शुद्ध रूप से। ये देखो लौह धातु है, ठीक है, लौह धातु का महापाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, इसमें लोग लोहे का शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीख गए थे। जो लोहे की धातु है उसका शुद्ध लोहे की धातु का प्रयोग किया करते थे, इसमें अन्य धातु का मिश्रण नहीं किया करते थे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? फिर महाराष्ट्र में हमें जो नायकुंड नामक स्थल है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? लोहे की बूटी तथा तांबे के आभूषण, मतलब बूटी, ये जो लोहे की डिजाइनदार, ठीक है, और तांबे की आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। अलंकृत, मतलब चित्र जो हमें प्राप्त हुए हैं, अलंकृत घोड़े, मतलब कोई चित्र होगा वो अलंकृत है, सजावट है उस पर की गई है, वो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए कहाँ से? नायकुंड से, महाराष्ट्र के नायकुंड से। यहाँ पर लोहे की बूटी, लोहे की डिजाइनदार बनी हुई तांबे के आभूषण प्राप्त हुए। अलंकृत घोड़े, मतलब कोई मूर्ति, मूर्ति रही होगी, उस पर चित्रों से या फिर किसी भी आभूषणों के माध्यम से किसी भी तरीके से उसको अलंकृत सजावट की गई थी। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुए हैं। नायकुंड से देखो अन्य लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है? देखो त्रिशूल, भाला, तलवार, ठीक है, मछली का कांटा, लोहा गलाने व लोहे के उपकरण बनाने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। देखो हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में ये सारी चीज़ें तांबे से रिलेटेड पढ़ी, तांबा गलाने की भट्टियाँ पढ़ी, तांबा गलाने का स्थान पढ़ा, तांबा के तीर, मछली के कांटे, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हम यहाँ बात कर रहे हैं लोहे की। ठीक है,
यहाँ पर हमें लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। लोहे के त्रिशूल, भाला, तलवार, मछली पकड़ने के कांटे, सारी चीजें किससे निर्मित हैं? लोहे से। ठीक है, आगे देखें तो देखो लोहे की भट्टियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा माहुरसारी नामक स्थल है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोहे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। हमने पत्थर की कुल्हाड़ी पढ़ी, तांबे की कुल्हाड़ी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं लोहे की कुल्हाड़ी। ठीक है, यहाँ पर हमें लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है जिसमें कार्बन की मात्रा प्राप्त हुई है, जिसे इस्पात की संज्ञा दी गई। देखो प्रत्येक वस्तु में आपने पढ़ा होगा, जानते हैं इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु में कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। ठीक है, तो लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जिसमें कार्बन की मात्रा हमें प्राप्त होती है और उसे क्या कहा गया है? इस्पात कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमें देखो क्या प्राप्त हुआ है, मनुष्य के शव के साथ घोड़े के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि किसी मनुष्य का प्रिय जानवर रहा होगा, उसको वह उसका पालतू पशु रहा होगा, दोनों की मृत्यु साथ साथ हो गई होगी, या किसी एक की मृत्यु पहले हो गई होगी, किसी एक की बाद में हो गई होगी, दोनों को एक साथ दफना दिया गया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? मनुष्य के शव के साथ में घोड़े के कंकाल। ठीक है, जिस पर कटे हुए निशान थे, मतलब घोड़ा जो था उस पर कटे हुए के निशान हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें मतलब अनुमान लगाते हैं कि शायद बलि प्रथा प्रचलित रही होगी। हो सकता है घोड़े की बलि चढ़ाई हो, कहीं पर बलि दी गई हो, इसलिए देखो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें बलि प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके आगे हम बात करते हैं महापाषाण कालीन कब्रें। इनके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्रों पर प्राप्त होते हैं। महापाषाण कालीन जितने भी स्थल है वहाँ पर महापाषाण कालीन कब्रों के साक्ष्य हमें ऊंचाई वाले स्तर पर प्राप्त होते हैं, पहाड़ी पर प्राप्त होते हैं, जबकि हमें महापाषाण कालीन स्थलों से आवास स्थान जहाँ पर मनुष्य रहा करता होगा उनके निवास स्थान हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लेन या समतल मैदानों में। ठीक है, इनके आवासीय क्षेत्र, आवासीय स्थान कहाँ पर थे? समतल मैदानों में। ठीक है, इसके अलावा महापाषाण संस्कृति के लोग खेती, शिकार, पशुपालन, मत्स्य पालन करके अपने जीवन निर्वाह किया करते थे। कृषि किया करते थे, पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें करके अपने जीवन निर्वाह किया करते थे वो लोग। ठीक है, इसके आगे देखो इस संस्कृति में शैल चित्रण की कला विकसित हो चुकी थी, मतलब शैलों पर, चट्टानों पर चित्रण करना, कलाकृति करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। इसमें आखेट, युद्ध क्षेत्र के दृश्य, पशु पक्षियों के चित्रण के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। शैल चित्रण में किस किस प्रकार के चित्र हमें प्राप्त होते हैं? देखो आखेट, शिकार, युद्ध क्षेत्र, मतलब इससे अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध आपस में होने लग गए होंगे, उस टाइम पे युद्ध होने लग गए थे। ठीक है, तो ये सारे दृश्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं महापाषाण कालीन संस्कृति। महापाषाण कालीन संस्कृति से हमें लकड़ी के मकान, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्या प्राप्त होते हैं? लकड़ी के मकान के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, और यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। लकड़ी के मकान प्राप्त होते हैं और ब्लैक एंड रेड, ठीक है, मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे देखो हम विशेषताओं की बात करें, महापाषाण कालीन संस्कृति में किस किस तरीके की विशेषताएं मौजूद थी। आगे देखें तो अब देखो हमने विशेषताएं पढ़ ली सारी, महापाषाण कालीन विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया, सारे डिटेल्स हमने देख ली, किस किस तरीके के यहाँ के लोग निवास करते थे, उनके आजीविका के साधन क्या थे, वो किस किस प्रणाली के, उनके मकान किस तरीके से थे, इनकी कब्रें कहाँ पर स्थित होती थी। ठीक है, अब हम महापाषाण कालीन कब्रों के प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ पर किस किस प्रकार की कब्रें बनी होती थी महापाषाण काल में। ठीक है, तो देखो महापाषाण काल में हमें
3 प्रकार की कब्रें प्राप्त होती है। कितने प्रकार की? महापाषाण काल में हमें 3 प्रकार की कब्रों की प्राप्ति होती है। देखो, नंबर फर्स्ट, कक्षायुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, कक्षायुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, बिना कक्षायुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण और बिना कब्र से जुड़े महापाषाण। यहाँ पर कब्र ही नहीं बनी हुई है। ठीक है, अब ये तीनों क्या होते हैं? कक्षायुक्त कब्र क्या होती है, बिना कक्षायुक्त कब्र क्या होती है और बिना कब्र के महापाषाण किस प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक चित्र है, इसको देखना आप ध्यान से। आगे हम इन कब्रों के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें ये चीज आपके काम में आएगी। देखो, ये पत्थर हैं एक तरीके से खंभों की तरह। ठीक है, इन पत्थरों को क्या कहा जाता था? आर्थोस्टेटस। ठीक है, इन पत्थरों को, इन खड़े पत्थरों को क्या कहा जाता था? आर्थोस्टेटस। ठीक है, खड़े पत्थरों को क्या कहा जाता है? आर्थोस्टेटस। इन पत्थरों पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? केप्स स्टोन। केप्स स्टोन। ठीक है, इन ऊपर रखे हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? केप्स स्टोन। और जो ये आर्थोस्टेटस होते हैं, आर्थोस्टेटस में कुछ छेद पाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? पोर्ट हॉल। ठीक है, आपको 3 शब्द ध्यान में रखने हैं। महापाषाण कालीन संस्कृति में हम इनके कब्रों के प्रकार पढ़ेंगे, तो इन 3 शब्दों को, ये 3 हमारे बार बार में 3 शब्द आएंगे। केप्स स्टोन क्या होता है? आर्थोस्टेटस क्या होता है? पोर्ट हॉल क्या होता है? केप्स स्टोन किसे? आर्थोस्टेटस ये खड़े हुए पत्थर। ठीक है, जमीन पे गड़े हुए पत्थर, सीधे जमीन पे गड़े हुए पत्थर। ठीक है, लंबवत मतलब सीधे खड़े। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं? आर्थोस्टेटस। इन पत्थरों पर ये 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितनी भी संख्या में हो सकते हैं। इनके ऊपर एक बड़ा सा पाषाण, एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, उसको क्या कहा गया? केप्स स्टोन। ठीक है, समझ में आ गया बात? इसके अलावा जो ये लंबवत आर्थोस्टेटस थे, इनमें कुछ छेद पाए गए हैं। ठीक है, इन छेदों को क्या कहा गया है? पोर्ट हॉल। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे हम महापाषाण इनके समाधियों के प्रकार पढ़ेंगे, उनमें ये तीनों वर्ड हमारे बार बार आएंगे। अब देखो, सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे कक्षायुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे कक्षायुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। तो देखो, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के महापाषाण कब्र में 3 या 4 पत्थरों को जमीन पर सीधे खड़ा गाड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया 3 या 4 या 6 जितने भी पत्थर होते हैं, उनको सीधा गाड़ दिया जाता था। उनको क्या कहा जाता है? आर्थोस्टेटस। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, इसमें देखते हैं हम। इन आर्थोस्टेटस में छेद पाए जाते थे, जिनको पोर्ट हॉल कहते हैं, ये भी हमने देख लिया अभी। इन आर्थोस्टेटस पत्थरों पर एक छत के प्रकार की, मतलब छत नुमा एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? केप्स स्टोन कहा जाता है। ठीक है, अब हम समाधियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। कक्षा युक्त मतलब जिनके चारों तरफ कक्षा बनी होती थी, ठीक है, घेरा बना होता था, उन समाधियों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो कक्षा युक्त जो समाधियां होती है, नंबर फर्स्ट, उसके प्रकार हम देखेंगे, तो उनमें पहला प्रकार होता है डोलेमन। ठीक है, डोलमेन प्रकार की समाधियां कैसी होती है, इसमें हम देखेंगे कि 2 या 4 या 6 आर्थोस्टेटस पर एक छतनुमा केप्स स्टोन होता था, जिसे डोलमेन कहा जाता था। ठीक है, मैं समझाऊं आपको अच्छे से चित्र के माध्यम से। तो जैसे ये आर्थोस्टेटस है, ठीक है, इसके ऊपर एक पत्थर ऐसे रख दिया जाता था, केप्स स्टोन, इसमें वो छेद वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जमीन के ऊपर
ये शव के चारों तरफ होता था, बीच में शव को जमीन में दफना दिया जाता था। मान लिया जैसे यहाँ पर शव को दफना दिया, इसके चारों तरफ ये कैप्स, ये आर्थोस्टेटस हो गए और इसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डॉलमेन। ठीक है, ये देखो मैं चित्र, आज तो मैं आप लोगों के लिए चित्र भी लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से देखो ये चित्र रहा, ये पत्थर रहे जिनको क्या कहते हैं? आर्थोस्टेटस। ठीक है, इसके ऊपर देखो ये बड़ा पत्थर रखा हुआ, कैप्सस्टोन। आ गया समझ में? देखो इसमें ये पॉट होल, छेद टाइप के ऐसी चीजें हैं, समझ में आ गया? डॉलमेन प्रकार। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करें नंबर सेकंड, कक्षा युक्त समाधियों का पहला प्रकार डॉलमेन हमने पढ़ लिया। नंबर सेकंड प्रकार सिस्ट। अगर वही सेम आकृति, कौन सी? डॉलमेन वाली, जमीन के अंदर हो, अभी हमने जमीन के ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, तो ये डॉलमेन, यही आकृति अगर जमीन के नीचे, देखो इस चित्र में दे रखा, ये जमीन के अंदर गड़े हुए हैं ना। ठीक है, जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, अंदर, ये बाहर नहीं है, ये जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। ये पत्थर, आर्थोस्टेटस जो पत्थर है जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, इस आकृति को क्या कहा जाता है? सिस्ट। मतलब डॉलमेन के जैसी कब्र जमीन के अंदर बनी हुई होती है, जमीन के ऊपर नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? सिस्ट। समझ में आ गया होगा? आगे बात करें, अगर ऐसे ही कब्र का कुछ भाग जमीन के अंदर, कुछ भाग जमीन के ऊपर, मतलब पूरे तरीके से ना तो जमीन में गड़ी हुई, ना पूरे तरीके से जमीन के बाहर रही हो, उसको क्या कहा जाता है? डोलमेनाइड सिस्ट। डोलमेनाइड सिस्ट। ठीक है, इस प्रकार की महापाषाण समाधियों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए, चिंगलपुत्र नामक स्थान से प्राप्त हुए, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरह के नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखें नंबर थर्ड, टॉपिकल। टॉपिकल प्रकार ये कैसा होता है? इसमें कब्र को, शव जो होता है किसी व्यक्ति का, उसको किसी जार यानी बर्तन में रखकर जमीन में दफना दिया जाता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ आर्थोस्टेटस लगाकर गोलाकार आकृति या वृत्ताकार आकृति का कैप्सस्टोन रख दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जमीन के अंदर शव को किसी उसमें रखा जाता है। ठीक है, किसमें? ताबूत में या जार में, उसको पैक कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है, ये ढक दिया, इसको जमीन में दफना कर फिर इसके ऊपर आर्थोस्टेटस लगा दिए जाते थे इस तरीके से। ठीक है, और फिर कोई एक छोटा गोल पत्थर रख दिया जाता था। समझ में आ गया? डिफरेंस है पहले वाले में इसमें। ठीक है, उसको क्या कहा गया? टॉपिकल। इस तरीके से देखो, इसमें एक गोल पत्थर रखते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से एकदम गोल होता है। अभी हमने डोलमेन में पढ़ा था गोल नहीं होकर जैसे वो लंबवत आकृति का इस तरीके से, लेकिन ये चारों तरफ से ऐसे गोल होता है। ठीक है, ये गोल नहीं होता है। आगे समझ में? ये चित्र देख लो। आगे देखें कुडई काल, ये भी एक प्रकार है चौथे नंबर का। इसमें क्या होता है? समाधियों में शव रखे हुए जार को या बर्तन को चार आर्थोस्टेटस के मध्य रखकर उनके ऊपर अर्ध गोलाकार वृत्ताकार कैप्सस्टोन रख दिया जाता है। ठीक है, अर्ध गोलाकार कैप्सस्टोन। ठीक है, मतलब किसी बर्तन या जार में शव को रख दिया जाता है और अर्ध गोलाकार, इसके ऊपर ये शव है, इसमें आर्थोस्टेटस है और इस पर अर्ध गोलाकार। समझ में आ गया? इस तरीके से अर्ध गोलाकार कैप्सस्टोन लगा दिया जाता था, वो क्या कहलाया? कार्डाइकल। अब हम नंबर सेकंड प्रकार की बात करते हैं। कौन सा प्रकार? कक्षा विहीन कब्र। ठीक है, कक्षा विहीन कब्र के प्रकार की हम बात करें तो इसमें देखो, इसमें कक्षा विहीन कब्र में सबसे पहला प्रकार है सांगोर वृत्तीय केयर्न सर्कल।
सांगोर वृत्तीय केयर्न सर्किल क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि शव को जमीन में दफनाकर उसके चारों तरफ गोलाकार आकृति में पत्थरों से उसको ढक दिया जाता है। इस गोलाकार आकृतियों में चारों तरफ रखे हुए बर्तनों को पिट सर्किल पत्थरों को पिट सर्किल कहा जाता। इसमें क्या करते थे, देखो चित्र के माध्यम से बताऊं मैं आपको। चित्र है, देखो संगोर वृत्तीय केयर्न सर्किल। देखो हमने देखा था अभी संगोर वृत्तीय केयर्न सर्किल की हम बात करें। संगोर वृत्तीय केयर्न सर्किल, इसमें शव को जमीन में दफनाकर बीच में उसके चारों तरफ और तो स्टेटस ऐसे पत्थर लगा दिए जाते थे। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखो कि जैसे ये स्थल है, बीच में शव को दफना दिया जाता था। ठीक है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये पत्थर लगा दिए जाते थे। मतलब वृत्ताकार आकृति में, देखो ये देखो गोलाकार आकृति में दिख रहे हैं ना आपको। ये देखो यहाँ बीच में समाधि, नीचे जमीन शव को दफन कर दिया गया और इसके चारों तरफ इस तरीके से पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ये किस प्रकार की समाधि है? संगोर वृत्तीय केयर्न सर्किल। ठीक है, इस प्रकार की कब्र पर बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता था, उसे केयर्न कहा जाता था। ठीक है, केयर्न। और यदि कब्र पर पत्थरों को गोलाकार आकृति में रखने और एक के ऊपर एक जमा दे दें तो दोनों व्यवस्थाएं एक ही साथ मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता था? इसे केयर स्टोन सर्कल कहा जाता था। देखो इसमें क्या अंतर है, पहले तो हमने पढ़ा केवल शव और उसके चारों तरफ पत्थर। ठीक है, संगोर व्रत। अब इसमें क्या है कि कोई समाधि है, उसके ऊपर पत्थर, एक के ऊपर एक पत्थर जमा दिए और फिर व्रत बना दिया, उसको क्या कहा जाता है? केयर स्टोन सर्किल। ठीक है, केयर्न। ये समाधियां तमिलनाडु क्षेत्र से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, स्थलों का ध्यान में रखना है, तमिलनाडु क्षेत्र से हमें ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई, इस प्रकार की समाधियां। ठीक है, इसमें देखो मनिहर नेडुकल, ये भी एक प्रकार है। इसमें मनिहर प्रकार की कब्र में शव के कब्र के ऊपर सीधा एक बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर, एकाश मतलब पत्थर लगा दिया जाता था, जिसे मनिहर या नेडुकल कहा जाता था। इसमें देखो क्या होता था, इसमें डायरेक्ट कोई समाधि है, कोई कब्र है, इसमें कुछ नहीं किया जाता था, केवल इसके स्थान पर एक आसपास एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखो, ये देखो यहाँ पर जैसे कोई समाधियां बनी हुई है किसी की, यहाँ इन समाधियों के पास में एक एकाश्म पत्थर, एक पत्थर, ठीक है, ऐसे लगा दिया जाता था जितनी भी समाधियां हैं उसके आसपास। ठीक है, ये इसको क्या कहा गया है? मैनिहर। ठीक है, इस प्रकार की ये समाधियों के प्रकार है। नंबर 3 की बात करें, सर्गोफेगस। ठीक है, ये किस प्रकार की कब्र है? इसमें देखो शव को एक बड़े ताबूत या टेराकोटा का बना हुआ बर्तन, मतलब मिट्टी से बनी हुई कोई बड़ी ताबूत, मिट्टी से बना हुआ ताबूत, उसमें रखकर जमीन में दफनाकर बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। मतलब एक मिट्टी से बना हुआ कोई जार या ताबूत होता था, उसमें व्यक्ति के शव को रखकर ढक के और इसके ऊपर क्या कर दिया जाता था? बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे इधर ऐसे आसपास चारों तरफ। ठीक है, ये किस प्रकार की समाधि हो गई? सर्गोफेगस। इस प्रकार के साक्ष्य चेंगलपुर तमिलनाडु से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें बिना कब्रों से जुड़े हुए महापाषाण। कुछ अब देखो कब्रों कक्षा युक्त पढ़ लिए, कक्षा विहीन पढ़ लिए, अब कुछ महापाषाण या समाधि किस प्रकार की थी जो ना तो कक्षा युक्त थी ना बिना कक्षा थी, यहाँ तक कि वो कब्रों की ही नहीं थी, वो कब्रों में ही नहीं बनी हुई थी। तो वो किस प्रकार की थी? इस प्रकार की महापाषाण है वो गुफाओं में स्थित, ठीक है, अलग अलग पत्थरों को नहीं जोड़ा, मतलब देखो
गुफाओं में मिली है कहीं कहीं जगह जहाँ कोई स्पेशल कब्र नहीं बनाई गई है, ठीक है। कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं आसपास ऐसे क्षेत्रों में ऐसी कब्रें मिली है जहाँ पर उनके आसपास कोई बड़े पत्थर, कोई महापाषाण नहीं जोड़े गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की कब्रें हमें इस काल में प्राप्त हुई। तीसरे नंबर का जो प्रकार है, समझ में आ गई कौन सा प्रकार है। यहाँ पर ना तो चारों तरफ बड़े बड़े महापाषाण है, ना ही किसी तरीके का कोई व्रत बना हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती है। केवल कोई गुफाओं में किसी मनुष्य के शव को रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, वहाँ से हमें इस प्रकार के सावधान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? केरल से हमें इस प्रकार के स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखें, देखो ये हमारा इसके प्रकार प्राप्त समाप्त हो गए हैं भाई। हमने आज इनके प्रकारों के बारे में देख लिया। 3 प्रकार की कब्रों के प्रकार हमने देख लिए, कक्षा युक्त, कक्षा विहीन और बिना कब्र, ठीक है। तीनों प्रकार पढ़ लिए। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? ये बिना महापाषाण, इसमें महापाषाण का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें महापाषाण का प्रयोग किया, इसमें किया, लेकिन इसमें नहीं किया गया। अब इसके अलावा कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम महापाषाणिक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। किन किन स्थलों से महापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से महापाषाणिक कब्रें हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड महापाषाण काल से या पीछे जो भी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारा जो ऐप है उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें जो हमारी लाइव क्लास चल रही है यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। कल मॉर्निंग में मिलते हैं फिर से 11 बजे।